क्लास 8th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर 8, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, कोशिका संरचना और उसके कार्य। इस पाठ को हम ध्यान से पढ़ते जाएंगे और प्रत्येक कॉन्सेप्ट हिंदी और इंग्लिश दोनों ही माध्यम में क्लियर करते चलेंगे। इस चैप्टर को हमने 2 वीडियो में डिवाइड किया है। तो हमारी पहली वीडियो स्टार्ट। हमने अपने सराउंडिंग में देखा है कि या तो जो थिंग्स हैं वो लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं। जो हमारे आसपास की वस्तुएं हैं वो या तो सजीव हैं, उनमें प्राण है, जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चिड़िया, कीट आदि, या वो नॉन लिविंग हैं, निर्जीव हैं, उनमें प्राण नहीं है, जैसे पत्थर, ईंट, लकड़ी, बहुत सारी वस्तुएं हैं। हमने यह जाना कि सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म अर्थात सभी सजीव कुछ बेसिक फंक्शन करते हैं, अर्थात मूलभूत कार्य करते हैं जो प्रत्येक जीवधारी को जिंदा रहने के लिए, एग्जिस्ट करने के लिए आवश्यक है। और वो कार्य हम जानते भी हैं, जैसे प्रत्येक जीवधारी भोजन करता है, सांस लेता है, उनके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन होता है, जो भोजन पचता नहीं है उसको वो शरीर से बाहर भी निकालना है। ये सब कार्य और इसके अलावा और भी बेसिक फंक्शंस काफ़ी हैं जो शरीर करता है। और इन सब कार्यों को करने के लिए हमारे शरीर में ऑर्गन्स होते हैं, अंग होते हैं। तो क्या हमारे शरीर की स्ट्रक्चरल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑर्गन है? नहीं। ऑर्गन को बनने के लिए भी एक और छोटी यूनिटों की ज़रूरत हुई, छोटी इकाइयों की ज़रूरत हुई अंगों को बनने के लिए, और वो इकाई है सेल। यानी अंग हमारे सेल से बने। सेल अर्थात कोशिका, कोशिकाओं से हमारे अंग बने हैं। सेल्स को हम ठीक इस प्रकार से मान सकते हैं जैसे हमारी बिल्डिंग में ब्रिक्स, ईंटों से हमारी बिल्डिंग बनती है, इसी तरह से हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी भी सेल्स से बनी है। हमारी बॉडी, आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ सेल्स। ना केवल हमारी बॉडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी सेल्स से बनी है। डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की डिस्कवरी कैसे हुई? रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने 1665 में जो हमारा पेड़ होता है, ट्री का जो कवर होता है, तने के ऊपर का कवर, जिसे हम बार्क कहते हैं, और बार्क का भी एक हिस्सा है कॉर्क, वो हिस्सा लिया, उसकी भी बहुत ही बारीक स्लाइस ली, पतली काट उसकी ली, और उन्होंने उसको माइक्रोस्कोप के नीचे देखा। सिंपल माइक्रोस्कोप था। माइक्रोस्कोप या कोई मैग्नीफाइंग डिवाइस जिसमें कोई वस्तु छोटे को बड़ा करके देखा जा सकता है, मैग्नीफाई करके देखा जा सकता है। जब उन्होंने सेल को, जब
उन्होंने ट्री के बार्क के कोर्क की स्लाइस को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो इस दौरान उन्हें जिस प्रकार से हमारे चित्र में दिखाया है ऐसी सेल्स दिखाई दी, कॉर्क सेल्स दिखाई दी, जैसा ये चित्र है। उन्होंने देखा कि जो कॉर्क के अंदर जो बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई थी वो ठीक इस प्रकार से थी जैसे हमारा मधुमक्खी का जो छत्ता होता है, हनी बीज का हनी कॉम्ब होता है, उसके अंदर जो बॉक्सेस होते हैं, ठीक इसी प्रकार के बॉक्स उन्हें इस कॉर्क में दिखाई दिए, कॉर्क की स्लाइस में। रॉबर्ट हुक ने प्रत्येक बॉक्स को, प्रत्येक बक्से को एक नाम दिया, सेल। हिंदी में उन्होंने उसको कोशिका कहा। प्रत्येक कोशिका दूसरी कोशिका से एक दीवार या वॉल के द्वारा अलग थी, जैसे एक कोशिका, दूसरी कोशिका, तीसरी कोशिका, यानी ये जुड़ी हुई थी, एक बीच में वॉल थी, दीवार थी दो कोशिका के बीच में। सेल्स ऑफ, ये जो कॉर्क की सेल्स थी, एक्चुअली ये सेल्स की ये डेड सेल्स जिसे हम मृत कोशिका कहते हैं, जो हमारी लिविंग सेल्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म जो सजीव हैं उनकी जो कोशिकाएं थी उनके बारे में जानने में हमें लगभग अगले, इस कोशिका की खोज से अगले 150 ईयर्स 150 वर्ष के बाद उनकी जानकारी हो पाई, क्योंकि ऐसा करने के लिए हमें इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स या अच्छी क्षमता वाले, अच्छी मैग्नीफाइंग पावर वाले, अच्छे आवर्धन क्षमता वाले सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत थी, जो बहुत छोटी चीज़ को बड़ा करके दिखा सके। इस माइक्रोस्कोप की खोज के बारे में ही बाद ही हम जान पाए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की सेल्स को, और फिर तो हम उसकी स्ट्रक्चर को, कि वो सेल की स्ट्रक्चर कैसी होती है, आकृति कैसी होती है, उसके अंदर कौन कौन से भाग होते हैं सेल के, और वे अंदर जो अंग हैं उसके, सेल के खुद के जो अंग हैं वो क्या क्या फंक्शन करते हैं, कार्य करते हैं, यह सब हम जान पाए। जैसा कि पहले बताया कि एक बिल्डिंग के अंदर जो ब्रिक है, एक बिल्डिंग की बेसिक यूनिट की बात करें तो वो है ईंट। इसी प्रकार से लिविंग ऑर्गेनिज्म की बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट पूछी जाए हमसे, मूलभूत संरचनात्मक इकाई, तो वो है सेल, वो होती है सेल या कोशिका। जिस प्रकार से एक बिल्डिंग, चाहे वो किसी भी डिज़ाइन की हो, कैसी भी उसकी शेप आकृति हो, छोटी या बड़ी बिल्डिंग हो, लेकिन सभी एक जैसी ब्रिक्स, ईंटों से मिलकर बने। इसी प्रकार से हमारे जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, वो कैसे भी हों, छोटे बड़े जैसे भी, लेकिन वो किस से मिलकर बने होते हैं, सेल्स से। हाँ, लेकिन ब्रिक्स की जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल स्ट्रक्चर है, और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की सेल्स हैं वो स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स है, जटिल है। उसके अंदर बहुत सारे अंग होते हैं और वो अंग अलग अलग कार्य करते हैं। ये पहेली बहुत ही जागरूक विद्यार्थी है का रोल करती है। पूछती है कि एक मुर्गी का अंडा, हैंस एग,
को हम आसानी से देख सकते हैं क्या ये सेल है या बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप है। द एग ऑफ ए hen रिप्रेजेंट्स ए सिंगल सेल। जो एग है वो मुर्गी का अंडा, वो एक सिंगल सेल है, वो सेल ही है और ये बिग है, इसलिए हम विदाउट माइक्रोस्कोप, बिना सूक्ष्मदर्शी के भी देख सकते हैं। ज़्यादातर सेल्स स्मॉल साइज की ही होती हैं, छोटे साइज की होती हैं, सूक्ष्म होती हैं और उन्हें देखने के लिए माइक्रोस्कोप की हमें आवश्यकता होती है। कुछ सेल्स हैं जैसे मुर्गी का अंडा है, इस तरह से जो एग्स हैं वो सेल हैं, सिंगल सेल हैं और हम उसके बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। हम यहाँ देखेंगे कि नंबर ऑफ सेल्स, कैन यू गेस नंबर ऑफ सेल्स इन ए टॉल ट्री में या एनिमल जैसे एलिफेंट में नंबर बहुत ज़्यादा होती है, कोशिकाएं लाखों नहीं करोड़ों, बल्कि करोड़ों से भी ऊपर कहें तो अरब और अरब से भी ऊपर कहें तो खरब, बिलियंस ट्रिलियंस नंबर ऑफ सेल्स होती हैं एलिफेंट में, ट्री के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं। ना केवल ह्यूमन बॉडी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, इन सभी में नंबर ऑफ सेल्स करोड़ों, अरबों, खरबों होती है। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल्स, जो कुछ सेल्स हैं और उनका जो ग्रुप ऑफ सेल्स हो जाती हैं, एक प्रकार की ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं, वो अलग अलग फंक्शन करती हैं, कार्य करती हैं। यहाँ बताया है, यहाँ थोड़ा सा नंबर की जानकारी दी गई है। जैसे हम कहें कि 1 करोड़ कितना होता है। 1 करोड़ का मतलब है, 1 करोड़ का मतलब 100 लाख, 100 लाख का 1 करोड़ बनता है। और 100 करोड़ का, 100 करोड़ का बनता है 1 अरब, और 100 अरब का बनता है 1 खरब। इसी तरह इंग्लिश में कहें बिलियन, 10 लाख, हम कहें कि 10 लाख, 10 लाख का है 1 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख एंड 1,000 मिलियन, 1,000 मिलियन इक्वल टू 1 बिलियन एंड 1,000 बिलियन इक्वल टू 1 ट्रिलियन। तो ये हमें ध्यान रखना कि ये नंबर्स कितनी होती हैं। आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ, यहाँ एक कंपैरिजन दिया हुआ है डायग्राम्स के द्वारा। देखिए, ब्रिक्स, एक बिल्डिंग की ब्रिक्स और दूसरी तरफ एक अनियन, प्याज की एक परत निकाली है, झिल्ली निकाली है और उसको ऑब्जर्व किया है माइक्रोस्कोप के नीचे, तो उसके अंदर ये सभी सेल्स दिखाई दे रही हैं। इसलिए यहाँ कंपैरिजन ब्रिक वॉल और ऑनियन पील की सेल्स, कोशिकाओं के बीच दिखाया गया।
नंबर ऑफ सेल्स के आधार पर, कोशिकाओं के आधार पर, कोशिकाओं की संख्या के आधार पर हम ऑर्गेनिजम्स, जीवधारियों को दो भागों में बांट सकते हैं, मल्टीसेलुलर और यूनिसेलुलर। मल्टीसेलुलर होता है बहुकोशिकीय जीव, यानी जिनके अंदर नंबर ऑफ सेल्स ज़्यादा हैं, मोर देन वन। तो वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। जो हमारे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, मनुष्य, ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। लेकिन यदि किसी में स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, नंबर ऑफ सेल्स कम होंगी, तो क्या वह ऑर्गेनिज्म फंक्शन नहीं कर पाएगा? ऐसा नहीं है। जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं उनकी भी शुरुआत सिंगल सेल से ही हुई है। ह्यूमन बींग्स, मनुष्य हैं, उनकी शुरुआत भी एक अंडाणु से हुई जो कि सिंगल सेल है गर्भ के अंदर, और वही जो अंडाणु है, फर्टिलाइज्ड एग, वही बड़ा हुआ और उसमें नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती गई। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के दो एग्जाम्पल्स जिनमें सिंगल सेल होती है यहाँ पर दिए गए हैं, अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम, these are the name of unicellular organisms। इनके अंदर सिंगल सेल है, एक ही कोशिका है। इस सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल जो होती है वो सारे नेसेसरी फंक्शन करती है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के अंदर एक सेल है लेकिन वो सभी फंक्शंस करती है, जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी करती है। वो भी फूड लेती है, कैप्चर करती है, भोजन को अंतर ग्रहण करती है, वो भी डाइजेशन, भोजन का पचता भी है। जो भोजन पचता नहीं है उसको शरीर से बाहर भी निकालते हैं, एक्सक्रीट, और श्वास लेने का कार्य भी होता है, ग्रो भी करते हैं, और रिप्रोडक्शन भी होता है, जनन भी होता है, संख्या भी बढ़ती है, 1 से 2 भी बनते हैं। जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में भी सेम कार्य होते हैं जैसा कि मल्टी सेलुलर में होते हैं। यहाँ पर अमीबा के बारे में और आएगा आगे, तभी पढ़ेंगे। अभी इन्होंने कहा है कि जैसे जो सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेल्स होती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, सेम टाइप ऑफ सेल्स या सम ग्रुप ऑफ सेल्स मिल करके बनाती हैं टिश्यू। यानी टिश्यू किससे बने हैं? सेल से, ग्रुप ऑफ सेल्स से, सेम टाइप ऑफ सेल्स, उनसे बने हैं टिश्यूज, और टिश्यूज से बने हैं ऑर्गन। बॉडी के जो ऑर्गन होते हैं, शरीर के अंग जो होते हैं, वो बने हैं। यानी कोशिका, कोशिका से ग्रुप ऑफ सेल्स या कोशिकाओं के समूह से बने हैं ऊतक, और ऊतकों के समूह से बने हैं अंग, जो हमारे शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, आँख, कान, नाक, जीभ आदि। अमीबा और जो पैरामीशियम अभी हमने देखे हैं, हम ये सब देख सकते हैं हमारी साइंस की लैब के अंदर। साइंस की लैब में कुछ परमानेंट स्लाइड्स होती हैं जो कि हम माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं, तो उसकी फिगर हमको जैसा चित्र में दिखाई, डायग्राम में, वैसी दिखाई देगी। इसके अलावा हम कोई पॉन्ड वाटर, तालाब का पानी लिया,
उसकी एक बूंद ली और उससे भी हम अपनी स्लाइड तैयार कर सकते हैं। उस बूंद के अंदर हमको अमीबा, पैरामीशियम जैसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म दिखाई दे सकते हैं यूनिसेलुलर, जिसे हम देख सकते हैं माइक्रोस्कोप से लैब में। शेप ऑफ सेल्स यहाँ बताया, अभी अमीबा के बारे में ही जो अभी देखा है उसी के बारे में बताया है। जैसे हमने अमीबा की स्ट्रक्चर देखी थी, अमीबा की स्ट्रक्चर कैसी भी हो सकती है, ध्यान रहे, वो अपनी स्ट्रक्चर चेंज कर सकता है। इट हैज़ नो डेफिनेट शेप, कोई निश्चित आकृति नहीं होती। अन्य ऑर्गेनिज्म की होती है, अमीबा की नहीं होती। इर्रेगुलर शेप कह सकते हैं हम। यह चेंज कर सकता है अपनी शेप को। यह अपने ये जो प्रोजेक्शंस हैं बाहर की तरफ, इनको कभी अंदर भी कर सकता है, इनको बाहर भी कर सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है आगे की तरफ, यह अपने प्रोजेक्शन दूसरी साइड में भी निकाल सकता है। यह अपनी सुविधा के आधार पर ये जो प्रोजेक्शन बाहर निकालते हैं इन्हें कहते हैं सूडोपोडिया। यहाँ जो लिखा हुआ है सूडोपोडिया, सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स फिट, यानी वास्तव में वो उसके पैर नहीं हैं लेकिन लगते हैं जैसे वो उसके पैर हों। यह अपने किसी भी साइड से अपना बॉडी को निकाल सकता है, उभार ला सकता है। जो भी इसको माना कि ये चीज़ इसको ईट करनी है, तो यह अपने सूडोपोडिया को आगे बढ़ा करके और यह अपने बॉडी के अंदर इनको लेने का प्रयास कर सकता है और बाद में डिसअपीयर भी कर सकता है। ये वापस भी अंदर कर लेगा अपने पैर, तो ये इर्रेगुलर है। ऐसा करने से उसको ये मूव करने में मदद करते हैं। ये जो सूडोपोडिया पैर हैं, फॉल्स फिट प्रोजेक्शन जो बाहर निकाल लेता है, यह इसको मूव करने में, चलने में और अपना भोजन करने में ये इसको मदद करते हैं। ये इसका आंसर हो गया कि सूडोपोडिया के माध्यम से हमारी बॉडी के अंदर भी ब्लड जो है, ब्लड के अंदर जो सेल्स हैं WBC, वाइट ब्लड सेल्स, इनकी शेप भी जो ब्लड के अंदर होती हैं, इनकी शेप भी चेंज हो सकती है, कैन चेंज इट्स शेप। लेकिन ये अपने आप में, अमीबा तो एक सिंगल सेल था और वह एक अपने आप में एक जीव था, लेकिन WBC एक ब्लड का पार्ट है, ना कि कोई नया जीव। हमारे शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर अलग टाइप ऑफ सेल्स होती हैं, कोशिकाएं। हमारी मांसपेशियों में, मसल्स में अलग प्रकार की कोशिकाएं होती हैं और एक होती हैं नर्व सेल्स जो हमारे ब्रेन या बॉडी के अन्य पार्ट में मैसेजेस, समाचार को इधर से उधर पहुंचाती हैं शरीर के विभिन्न अंगों तक। शरीर के विभिन्न अंगों में कोई घटना घट जाए, उसकी सूचना तुरंत मस्तिष्क को देना और उसका आदेश लेना, वो नर्व्स होती हैं, उनके अंदर नर्व सेल्स होती हैं। सेल्स का शेप एंड साइज, ज़्यादातर सेल्स होती हैं गोल, लंबी भी हो सकती हैं और फ्लैट हो सकती हैं, चपटी हो सकती हैं। अभी हम कुछ शेप्स की स्ट्रक्चर देखते हैं। अभी डायग्राम के द्वारा यहाँ पे कुछ बहुत इम्पोर्टेंट सेल्स हमारी बॉडी के अंदर जो पाई जाती हैं वो दिखाई दी हैं। जैसे कि स्फेरिकल रेड ब्लड सेल्स, हमारे ब्लड के अंदर RBC होता है एक, जैसे WBC का नाम सुना है, रेड ब्लड सेल्स, ये हैं वो। ये हम देख रहे हैं स्फेरिकल हैं, गोल हैं, आकृति है इनकी। दूसरा मसल सेल्स,
ये वाली जो हमारे हाथ पैर के अंदर जो मसल्स होती हैं, मांसपेशियाँ, उसमें इस टाइप की सेल्स होती हैं। हम देख रहे हैं यहाँ पर किनारों पर से वो पतली हो जाती हैं, बीच में से मोटी हैं। इनको स्पिंडल शेप बोलते हैं। ऐसी शेप को स्पिंडल शेप या हिंदी में त्रकु रूप की दिखाई देती हैं। और ये हमारी हैं नरोसेल्स, नरोसेल या तंत्रिका कोशिका। ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका कह सकते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर शरीर के किसी हिस्से में कोई घटना घटती है तो उसकी तुरंत सूचना देना का कार्य करती हैं तंत्रिका कोशिकाएं। जैसे पैर के किसी हिस्से में कोई घटना घट जाती है, कांटा चुभ जाता है, तो उसकी सूचना मस्तिष्क तक पहुंचाने का काम करती हैं। और फिर मस्तिष्क ने हाथों को जो आदेश दिया कांटा निकालने का, वो सूचना भी, आदेश भी लेकर आती हैं। एक ही तंत्रिका कोशिका या एक ही पूरी बॉडी में न्यूरॉन नहीं है, ये आपस में जुड़ी हुई होती है। एक न्यूरॉन है, उससे जुड़ी हुई दूसरी न्यूरॉन है, उससे जुड़ी हुई तीसरी न्यूरॉन है। ऐसा करते करते ये मस्तिष्क तक एक चेन बना लेती हैं और पूरे शरीर में ही फैली रहती है। इसकी शेप और डायग्राम मोस्ट इम्पोर्टेंट है। टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स में भी करने का उसमें लिखा हुआ है। न्यूरॉन्स जो हैं, इस प्रकार से हमने देखा कि यह कंट्रोल करने का काम करती है। बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन का कार्य करती है। बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर कोई घटना घटती है, उसकी सूचना, मैसेज देना ब्रेन को, मस्तिष्क को, और मस्तिष्क द्वारा जो भी आदेश दिया जाता है उसको अंगों तक पहुंचाना। तो हमें ये जानना है कि सेल को उसकी शेप किस कारण से मिलती है। कैन यू गेस विच पार्ट ऑफ द सेल गिव इट्स शेप। जो सेल के अंदर कुछ हिस्स पार्ट होता है, कोई सेल के अंदर जो भी मटेरियल भरा होता है सेल कोशिका के अंदर, उसको के चारों ओर एक कोई परत होती है जिसके अंदर ये सब कोशिका का मटेरियल भरा होता है, पदार्थ भरा होता है। तो ये जो बाहर की ओर जो परत होती है इसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इसको बोला जाता है सेल मेम्ब्रेन, जो इस मटेरियल को इसके अंदर बनाए रखती है, या कुछ मटेरियल को यह बाहर आने भी देती है और कुछ मटेरियल को अंदर जाने भी देती है। यह पोरस होती है, छिद्र युक्त होती है, जिसमें से कुछ मटेरियल आ सकता है, कुछ जा सकता है, लेकिन सभी मटेरियल अंदर या बाहर नहीं जा सकते। एनिमल सेल होती हैं जो एनिमल्स के अंदर पाई जाती हैं। पौधों के अंदर भी सेल्स मिलती हैं। पौधों के अंदर जो सेल्स होती हैं, प्लांट सेल्स, उसमें ये जो सेल मेम्ब्रेन है, इसका दूसरा नाम प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, इसके बाहर भी एक और परत होती है जिसे सेल वॉल कहा जाता है। ये लिखा है, ये सेल वॉल है। यह केवल प्लांट सेल में होती है। इसके अलावा यह बैक्टीरियल सेल्स में भी होती है। जो छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया, जो हमारे जीवाणु होते हैं, छोटे सूक्ष्मदर्शी से ही देखे जा सकते हैं, जो उनके अंदर भी, उनकी सेल्स के अंदर भी सेल वॉल होती है। यानी ये प्लांट्स सेल्स और बैक्टीरियल सेल्स दोनों के अंदर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है, एक्स्ट्रा लेयर होती है, परत होती है, जिसे सेल वॉल कहते हैं। अब हम सेल्स के साइज की बात करते हैं। सेल का साइज कितना होता है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर सेल का साइज 1 मीटर जो है,
1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा, ए मिलियंथ पार्ट ऑफ ए मीटर, 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा के बराबर छोटी हो सकती है, जिसे माइक्रोमीटर या माइक्रोन भी कहते हैं। 1 मीटर के 10 लाखवें हिस्से को इतनी छोटी भी हो सकती है से लेकर कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। ज़्यादातर शेल्स जो होती हैं वो माइक्रोस्कोपिक ही होती हैं, यानी बहुत छोटी ही होती हैं, और जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख सकते। उनके लिए सूक्ष्मदर्शी की ज़रूरत है उन्हें देखने के लिए, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोप है वह उस वस्तु को इनलार्ज या मैग्नीफाई बड़ा करके दिखाती है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक ये भी है, स्मॉलेस्ट शेल किस साइज़ की है? 0.12 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर इन बैक्टीरिया। जीवाणुओं की कोशिका सबसे छोटी है और उसका साइज 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर होता है। माइक्रोमीटर या माइक्रोन्स आपको बता दिया गया है कि 1 मीटर का 10 लाखवां हिस्सा। और लार्जेस्ट शेल, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है ऑस्ट्रिच, जो पक्षी होता है, बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पक्षी भी यही है, और उसका जो एग होता है वो भी सबसे बड़ा है, और उसकी जो सेल होती है वो भी सबसे बड़ी है। उस सेल का साइज 170 mm बाय 130 mm। दो शेप दे रखी हैं, दो डायमीटर्स हैं ये। जैसे माना ये एग है तो यहाँ से, इसके सेंटर से यहाँ तक की दूरी 170 मिलीमीटर यानी 17 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक का डायमीटर भी दे रखा है 13 सेंटीमीटर या 130 मिलीमीटर। ये ऑस्ट्रिच एग की सेल का है। यहाँ एक एक्टिविटी दी हुई है, इस एक्टिविटी को करें, इस एक्टिविटी को देख लें एक बार क्या लिखा है इसमें। एक हैन मुर्गी का अंडा है, उसका ऊपर वाला कवर उतारा तो उसके अंदर वाइट मटेरियल मिला और येलो मटेरियल, और उसके और भी अंदर में होता है। वाइट मटेरियल को कहते हैं एल्बुमिन, जिसको बॉयल करने पर, उबालने पर वह सॉलिड हो जाता है, ठोस हो जाता है। और जो उसके अंदर येलो पार्ट होता है एग के अंदर, पीला भाग, उसे योक कहा जाता है। इट इज़ ए पार्ट ऑफ द सिंगल सेल। तो यह सिंगल सेल एक कोशिका का भाग होता है, जिसे हम बिना माइक्रोस्कोप या लेंस के भी हम इस अंडे को देख सकते हैं। तो यहाँ बताया मुर्गी का अंडा है, उसका ऊपर वाला कवर, उसको बॉयल करने के बाद जो ऊपर का कवर उतरता है, अंदर का वाइट पार्ट है, उसको एल्बुमिन कहा जाता है, और भी उसके अंदर जो पार्ट होता है येलो वाला, उसको यॉक कहा जाता है। तो ये एग जो है ये सिंगल सेल का एग्जाम्पल है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन यहाँ लिखा है इसमें कि एक एलिफेंट है और एक रैट है। क्या एलिफेंट की जो सेल्स हैं वो बहुत बड़ी हैं और रैट की सेल्स बहुत छोटी हैं? ये क्वेश्चन पहली के माइंड में आया। तो यहाँ क्लियर किया गया है कि एनिमल की बॉडी या प्लांट की बॉडी पर डिपेंड नहीं करता कि उस सेल का साइज़ कितना होगा, उसकी सेल का साइज़। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि एलिफेंट की सेल्स बहुत बड़ी हों और रैट की सेल्स बहुत छोटी हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे कि उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, जो नर्व सेल होती है, जो हमने तंत्रिका कोशिका बताया,
वो चाहे एलिफेंट में है या रैट में है, दोनों में ही लॉन्ग होती है और ब्रांच वाली होती है। शाखाएं भी होती हैं, जैसा हमने डायग्राम में देखा पेड़ की शाखाएं होती हैं, ऐसे ही जो नर्व सेल है जिसे न्यूरॉन भी कहते हैं, तंत्रिका कोशिका कहते हैं, वो ब्रांच्ड होती है। वो दोनों में ही सेम साइज लॉन्ग होती है और दोनों ही में ही वो एक जैसा काम करती है, अर्थात मैसेज को ट्रांसफ़र करने का काम करती है, चाहे वो एलिफेंट में है और चाहे रैट में है। अब हम इस वीडियो में आज इतना ही करते हैं। सेकंड वीडियो जो होगी इस चैप्टर की, उसमें हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। उसमें सेल स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में पूरा डिटेल स्टडी हम करेंगे। धन्यवाद।